Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Friends, today we are going to learn about types of computer. In fundamental of computer, you already learned that history of computer and generation of computer. So after that, our next topic is types of computer. So let's start. Types of computer. तो फ्रेंड्स, जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात आती है तो बेसिकली कंप्यूटर को जो है दो भागों में बांटा गया, और दो भागों में बांटने का उसका जो है मेन मोटिव था। एक था फंक्शनैलिटी, एंड सेकेंड वन था बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, और सेकेंड जो था वो था बेस्ड ऑन साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। इसके बेस पर कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी के बेस पर जो है वो करा गया कि इसमें तीन पार्ट में बांटा गया, एनालॉग, ठीक है, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और साइज के बेस पर जो बांटा गया उसको बांटा गया आपको, अगर सबसे छोटा से स्टार्ट करें तो माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद अगर बात करें तो मिनी कंप्यूटर, देन आफ्टर मेन फ्रेम, कंप्यूटर, एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग सारा कुछ जानेंगे बारी बारी से। और माइक्रो कंप्यूटर में जो है आपको इसमें डिफाइन किया गया दो तरीके से, एक पर्सनल कंप्यूटर और एक मोबाइल कंप्यूटर। ठीक है, अब पर्सनल में बात किया जाए तो पर्सनल में डेस्कटॉप और लैपटॉप आ गया, और मोबाइल में जितने भी स्मॉल गैजेट्स थे, आपका पीडीए हो गया, फिर आपका जो है टैबलेट, मोबाइल, पीसी, टैबलेट पीसी, पाम टॉप, ये सारा कुछ हैंडहेल्ड जो कंप्यूटर थे ये सारा मोबाइल में आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं बारी बारी से इसको देखते हैं। अब फर्स्ट जो हम बात करें वो करते हैं एनालॉग का। फ्रेंड्स, एनालॉग जैसे ही वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज चलता है कि कोई भी चीज जो आपका बिना ड्रॉप किए चले, बिना ड्रॉप किए, डेट मीन्स इन ए वेव मोड। जो मतलब जो वेव होते हैं ना, वेव के तरीके से जो फ्लो करे, वो हम लोग जानते हैं कि एनालॉग है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चीज, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के पास ईसीजी, आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे चलता है। तो ये क्या है? ये एनालॉग फॉर्मेट है। वैसे ईसीजी को हम हाइब्रिड कह सकते हैं, बट एनालॉग जो है इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ईसीजी चूंकि एनालॉग का एग्जांपल आप नहीं कर सकते हैं, ईसीजी जो है हाइब्रिड में आ जाएगा। ओके, बट हमने कहा कि इस तरीके से चलता है, वो दिखाने के लिए मैंने कहा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि जो हम लोग टेम्परेचर काउंट करते हैं,
टेम्परेचर करते हैं वो एनालॉग मोड में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर भी जो हम लोग नापते हैं वो भी एनालॉग मोड में करते हैं। तो बेसिकली एनालॉग जिसमें 0-1 का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब जो आप बात कर रहे हैं डिजिटलाइज का, तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। वो जो है एक फ्लो, एक वेव की तरीके से जो चले और वो कहीं भी ज्वाइंट ना हो, कहीं भी अल्टर्ड ना हो, तो इस तरीके से जो चलता है वो एनालॉग में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एनालॉग के बाद अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल का मतलब होता है आपका, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये 0 और 1 के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो चल रहा है ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द वे ऑफ डिजिटल मोड। ये डिजिटल मोड हो गया, ठीक है। तो डिजिटल मोड जो है ये क्या करता है, ये लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो 0 और 1 पर बेस्ड हो, ठीक है, उस तरीके के कैलकुलेशन को भी ये करता है। और ज़्यादा इसमें ये 0 और 1 का ही कंसेप्ट होता है, ठीक ना। और इसको जो है डिजिटल को आज के डेट में हर जगह यूज किया जाता है, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, आप बहुत जगह पर देखते होंगे, ट्रांसपोर्ट हो गया, मैनी इट इज many of the places you see that the we using the digital mode। बहुत आजकल वॉचेस भी आप डिजिटल यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिजिटल यूज करते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हर कोई जानता है। और उसके बाद अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है एनालॉग प्लस डिजिटल का। दिस इज द कॉम्बो ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इज नोन एज द हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में आपका जो है ये मोस्टली यूज जो होता है, मोस्टली यूज्ड इन, कहाँ पे होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल साइंस में जो है ये ज़्यादा यूज होता है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि ईसीजी करने के लिए, तो यहाँ भी जो है आपका हम लोग एनालॉग प्लस डिजिटल करते हैं। आप इको कराते हैं हार्ट के लिए, वहाँ भी एनालॉग डिजिटल करते हैं। अल्ट्रा साउंड कराते हैं तो वहाँ भी आप कराते हैं, तो वो भी डिजिटल और एनालॉग का एक जो है कॉम्बिनेशन ही है एक तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ मेडिकल लाइन में आपका जो है एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बो यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये तो जनरली इसी तरह मैंने बता दिया एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रो की, माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो आज के डेट में हर कोई के पास, करीब करीब मैक्सिमम लोगों के पास जो है, तकरीबन मैक्सिमम लोगों के पास जो है माइक्रो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स में आते क्या हैं, पीसी आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आते हैं, आजकल टैबलेट मोबाइल का भी युग है, टैबलेट भी यूज़ करते हैं आप, लैपटॉप भी यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे जो है आपको माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। इसके प्राइजेज अगर फ्रेंड्स बात करें तो प्राइजेज इसके आप कह सकते हैं कि INR में बात करें तो 10K टू अप टू आप जा सकते हैं 50K, 1 लाख, अप टू जितना आप जा सकते हैं इसमें जा सकते हैं। मतलब मिनिमम जो है आपका अप्रॉक्स 10,000 से आपका टैबलेट भी लेते हैं तो आ जाता है, ठीक है। अगर लैपटॉप लेते हैं तो आपका अप्रॉक्स वहीं 30,000 का आसपास जो है ठीक ठाक जो है मिल जाता है।
तो ये चीज़ें जो है, इसका प्राइस भी जो है कम है। प्राइस कम होने का कारण ये है कि इसमें नंबर्स ऑफ यूजर इसके ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पर्सनल कंप्यूटर है तो सारे लोग यूज़ करते हैं, और जब सारे लोग यूज़ करते हैं तो क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी सेलिंग जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्राइसेस ड्रॉप होते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोसेसर की बात किया जाए तो फ्रेंड्स, प्रोसेसर जो है इसमें सिंगल यूज होता है, और अगर कोर की बात की जाए तो इसमें अगर कोर की बात की जाए तो कोर 2, 4, 8 इस तरीके से कोर जो है यूज होते हैं। इसमें रैम जो यूज होते हैं वो बेसिकली आपके जो है 2 GB, 4 GB, 8 GB, अप टू अप्रोक्स 16 GB, या हाँ इतना तक लोग यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं। ऐसा नहीं मैं कह सकता है कि सब लोग करते हैं, हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा भी करते हो, बट एवरेज, ऑन एवरेज की बात की जाए तो 4, 8 GB जो है मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ होता है? तो पहला तो करीब करीब सारे घरों में यूज होता है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इंडिविजुअल्स कह सकते हैं आप, तो ये इंडिविजुअल्स जो है इसको यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। तो माइक्रो कंप्यूटर में बेसिकली जो है आप सभी देखते हैं, जो लैपटॉप आप यूज करते हैं, जो डेस्कटॉप आप यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो में आ जाएंगे। पाम टॉप हो गया, क्रोमबुक हो गया, तो ये सारे के सारे जो है आपके माइक्रो में आ जाएंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है आपका, जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो कंप्यूटर होता है। अब चलिए सेकेंड वन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड हमारा है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो क्या है? ये एक तरीके से आपका कह सकते हैं कि लार्जर देन माइक्रो, ऑब्वियसली ये होगा ही, माइक्रो कंप्यूटर से ये जो है बड़ा कंप्यूटर होगा। और इसमें बात करें प्रोसेसर की तो मोर देन 1 प्रोसेसर इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अगर इसके प्राइस की बात करें तो अगर डॉलर में बात करें तो इसके प्राइस जो है $3000 से लेकर के एंड $50,000 तक आपको आते हैं प्राइजेस। इधर मैं लिख देता हूँ प्राइजेस प्रोसेसर। ठीक है, इसमें जो है अगर यूजर्स की बात करें तो 200 यूजर्स जो है एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। 200 यूजर एक साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट माइक्रो में क्या था, सिंगल यूजर ही एक बार में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है? तो इसका यूजेस जो है, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में फाइल हैंडलिंग इसमें भी यूज होता है। डेटाबेस को मैनेज करना जब हो तो भी इसमें यूज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है मिनी कंप्यूटर का बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, या कंप्यूटेशन जो है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन, उसमें भी यूज होता है। तो ये सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल की बात करें क्या क्या इसमें है, तो एक मिनी कंप्यूटर आता था AS
400। मोटरोला का भी आता था, मोटरोला 68040, और एक आपका जो था MV करके आता था, MV 1500। और भी बहुत सारे थे जो आपके मिनी कंप्यूटर में यूज होते हैं। और इसमें बेसिकली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूनिक्स और लाइनेक्स यूज होता है, ठीक है। यूनिक्स और लाइनेक्स जो है इसमें यूज किया जाता है। अब इसमें थोड़े से मिथ्स भी आप कह सकते हैं कि PDP जो 10 था, स्टार्टिंग टाइम का जो था, वो भी मिनी कंप्यूटर में ही आता था। तो बहुत लोगों का ऐसा कहना था कि मिनी कंप्यूटर पहले चलते थे, अब बंद हो गए। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर में बेसिकली जो है यही चीज़ें होती हैं। अब हम अगर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये यूज जो हुआ मेन फ्रेम का, बेसिकली यूजिंग करने का जो मेन मोटिव था, ये ज़्यादातर आपका जो है मूविंग द डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस ज़्यादा करता है। क्योंकि इसमें जो है प्रोसेसर जो है वो दो तरीके के होते हैं, मैं बता ही देता हूँ। इसमें मेन फ्रेम का प्रोसेसर पहले समझ लीजिए। प्रोसेसर जो है वो दो तरीके के हैं इसमें। एक होता है इसमें मेन प्रोसेसर, और दूसरा होता है आपका यहाँ पर सैप, यानी कि सिस्टम असिस्टेंस प्रोसेसर। सिस्टम असिस्टेंस प्रोसेसर, इसको हम लोग शॉर्टकट में सैप कह सकते हैं। तो ये दो तरीके का जो है बेसिकली यहाँ पर दो तरीके का यहाँ पर जो है प्रोसेसर यूज होता है। तो ये जो प्रोसेसर मेन प्रोसेसर जो है ये क्या करता था, डेटा को प्रोसेस करता था, ये डेटा प्रोसेसिंग का काम करता था। और ये जो है आपका सैप जो था, इट इज ओनली मूव द डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये बेसिकली क्या काम करता था कि ये डेटा को एक जगह से दूसरे जगह जो है भेजने का काम करता था। इसीलिए ज्यादातर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यूजेस एज सर्वर। सर्वर का बेसिकली काम यही होता है, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करना। रिक्वेस्ट आता है तो उस रिक्वेस्ट को फिर रिस्पॉन्स में आपको देना, फिर आप रिस्पॉन्स देने के बाद जो है अगर फिर से कोई एक्नॉलेजमेंट हो तो वो भी प्रोवाइड करना, फिर अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स देना। तो ये सारा काम एक सर्वर की तरह जो है मेन फ्रेम काम करता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है अब सर्वर की तरह करता है, तो सर्वर पर तो बहुत सारे डेटा रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बल्क में जो है डेटा का प्रोसेस करता है। बल्क डेटा प्रोसेसिंग मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा को प्रोसेस करता है। इसका यूजेस की बात करें हम तो इसका यूजेस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरर में भी कह सकते हैं। इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है उसमें, सेंसस में यूज होता है। और जो भी जितने भी लार्ज स्केल के जितने भी आपको ट्रांजैक्शन है, लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, इसका करने का कारण यही है कि ये जो है एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटी देता है, किसमें, इनपुट आउटपुट में। एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट फैसिलिटी प्रोवाइड ये करता है, यानी बहुत सारे आप इनपुट आउटपुट एक साथ कर सकते हैं। सर्वर में भी सेम वही होता है। उसके बाद जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज होता है कि 160 इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं। अब देखिए कार्ड्स के इसके फायदे क्या हैं। इसको सर्वर में इसी वजह से यूज किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ऑनलाइन रूप
मोड में चल रहे हैं। ये मेरा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और सारे से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, रिक्वेस्ट जा रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, और सारे से जो है उसको ये रिस्पॉन्स भी दे रहा है, सबको अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स और ये रिक्वेस्ट दोनों पर काम कर रहा है। सपोज दैट कि इनपुट आउटपुट में कोई कार्ड जो है, कोई वन कार्ड है, वो क्या है, फेल कर गया। तो जब एक कार्ड फेल कर गया तो ये क्या करता है कि दूसरे कार्ड पर शिफ्ट कर देता है प्रोसेस को, दूसरे कार्ड पर जो है शिफ्टिंग कर देता है। अब इससे क्या फायदा होता है कि मेरा काम नहीं रुकता है, और काम नहीं रुकने के चलते हम लोग के सर्वर में तो ये ना होता है कि हम अगर सॉफ्टवेयर कोई खोल रहे होते हैं ऑनलाइन और वहां से रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि उसका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम भी कार्ड में, एक कार्ड में आ गया, तो वो क्या करता है कि उसके बाद जस्ट जो है उसके बाद क्या करता है कि सेकेंड वन कार्ड को एक्टिवेट कर देता है आपके कनेक्शन के लिए, आपके रिक्वेस्ट के लिए, और आपको वो रिक्वेस्ट से आपका जो है रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये चीजें एक ज्यादा बेनिफिट है इसमें आपको मेन फ्रेम में, और इसीलिए इसका मैक्सिमम यूज जो होता है वो आपको सर्वर के मेन फ्रेम को जो है ज्यादातर सर्वर के रूप में यूज किया जाता है, सर्वर के मोड में यूज किया जाता है, क्योंकि सर्वर पर बहुत सारे रिक्वेस्ट, लाखों रिक्वेस्ट आते हैं और रिस्पॉन्स जाते हैं, तो उस पर ये काम अच्छे से कर लेता है। और ये जो कार्ड फैसिलिटी जो इसमें है ये बहुत फास्टली मूव करता है। इसमें दो प्रोसेसर भी होते हैं, जो ये सैप होता है, तो सैप क्या करता है, ये एक जगह से दूसरे जगह जो है डेटा को प्लेस करने का काम करता है, इससे और भी ज्यादा इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये सारे चीजें जो है इसमें आते हैं। अब इसमें कम से कम जो है 100 कोर्स होते हैं, 100 कोर होते हैं, जैसे आपका मिनी कंप्यूटर में है ना कि 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर आते हैं, तो उसी तरीके से इसमें जो है कम से कम 100 कोर्स होते हैं। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं कि हाफ पेटाबाइट पर काम करता है। 100 कोर्स इसमें होते हैं। अब इसमें 100 कोर्स में जो है आप ये लगा सकते हैं कि अगर ईच प्रोसेसर की बात किया जाए तो ईच प्रोसेसर मतलब हर प्रोसेसर के पास जो है 7 to 10 कोर्स तो होने ही होने, 7 to 10 कोर्स। उस तरीके से 100 कोर्स ये जो है यूज करता है, और ये डेटा को फास्ट प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि ये अपने प्रोसेसर को ही दो पार्टों में बांट दिया है, एक बांट दिया है मेन में और एक कर दिया है सैप में। सैप और मेन का जो कॉम्बिनेशन है इसका, इसकी जो है फंक्शनलिटी बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है, ये रिलायबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है रेडुडेंसी का कंसेप्ट इसमें आ जाता है, और अवेलेबिलिटी जो है वो भी इसमें जो है बन जाता है, यानी कि एक कार्ड फेल हुआ तो दूसरा कार्ड एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से इसका जो है पूरी का पूरी अगर बात किया जाए तो एक तरीके से बाकी मिनी और माइक्रो से बहुत बढ़िया काम करता है। कंपैरिजन टू सुपर कंप्यूटर, इट्स प्रोसेसिंग इज स्लो। ओके, अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसको थोड़ा सा जानिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह आजकल डेटा जो है सुपर कंप्यूटर गवर्नमेंट अपना यूज कर रहा है। तो अगर बात करें फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि क्रे 1 था, 1976 में जो बना था क्रे 1 वो था। बट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो था आपका CDC 6600। ये फर्स्ट जो था सुपर कंप्यूटर था, और इसका जो है इसको बनाया था आपका जो है आप कह सकते हैं मेड बाई सेमोर क्रे। और इसी क्रे ने क्रे 1 को जो है 76 में बनाया था, लेकिन CDC 6600 को आपको बनाया गया था 1964 में। ठीक ना, ऑन 1964 ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो बना था। ठीक है,
उसके बाद जो बना था जिसको हम लोग फर्स्ट एक्चुअल कहते हैं वो था क्रे 1। ये 1976 में बनाया गया था, ठीक है। और ये भी जो है क्रे के द्वारा ही बनाया गया था, क्रे ने ही इसको बनाया था, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर है, बना था फर्स्ट। अब इंडिया की बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, परम 10,000, वो उसका पहला सुपर कंप्यूटर है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, सुपर कंप्यूटर में क्या कॉस्टिंग है, क्या प्रोसेसर है, सारा कुछ के बारे में। तो अगर हम लोग कॉस्टिंग के बारे में बात करें, इसको देखिए जानते हैं, कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो सुपर कंप्यूटर का जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन आपका आ जाता है 100 मिलियन टू 250 मिलियन, मतलब 100 मिलियन से लेकर 250 मिलियन तक का इसका कॉस्टिंग आता है। और अगर इसकी जो है अगर हम बात करें इंडियन करेंसी में, INR में, तो मुझे लगता है कि अप्रोक्स 740 करोड़ में एक सुपर कंप्यूटर आएगा, वन सुपर कंप्यूटर कॉस्टिंग है। जबकि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर मिहिर है, जो इंडिया का मिहिर जो है सुपर कंप्यूटर, उसका कॉस्ट जो है लगा हुआ है तकरीबन 438.9 करोड़, ठीक है। वेदर के लिए इसको यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतना महंगा जो है सुपर कंप्यूटर होता है, तो इतना महंगा होने का क्या कारण हो सकता है? इसका इतना महंगा होने का कारण होता है कि इसमें प्रोसेसर जो होते हैं मिनिमम 100 ऑफ प्रोसेसर, और ये बातें बहुत पुरानी हो गई जो 100 प्रोसेसर से सुपर कंप्यूटर बनता था। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2002 जापानीज जो सुपर कंप्यूटर था, तो इसका जो है प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोसेसर लगे हुए थे 5104 प्रोसेसर लगे हुए थे। सोचिए, मैं 100 बात किया मिनिमम, और 2002 में ही, अभी 21 चल रहा है, 2002 में ही 5104 प्रोसेसर यूज करके जापानीज सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। और इसमें अगर हम बात करें रैम की, तो तकरीबन इसमें रैम था 1.4 मिलियन, और ये जीबी जो था इसमें रैम था 1.4 मिलियन जीबी रैम यूज हुआ उसमें। और ये काम कितना करता था? तो 1 बिलियन पर सेकेंड काम करता था, 1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड जो है ये काम करता था। सोचिए कितना फास्ट काम करता होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता था। अब उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो एक था आपका टाइटन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो टाइटन सुपर कंप्यूटर जो था उसकी कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए। उसमें आपका तकरीबन 693.5 टीबी टेट्राबाइट क्या यूज होता था? रैम। ये जीबी में ही था, यहाँ टीबी आ गया, इसमें भी तो टीबी आ जाएगा, बट ये 693.5 टीबी रैम यूज होता है इसमें। ये टाइटन सुपर कंप्यूटर में हुआ था 693.5 टीबी रैम। उसके बाद इसमें जो है 584 जो है सीपीयू यूज हुआ था। और इसका बात करें जो ग्राफिक्स का यूज करने का, तो 109 टीबी जो है अप्रोक्स इसमें जीपीयू यूज हुआ। अब आप सोच लो कितना ये
डेंजरस कंप्यूटर होगा, हाउ मच प्रोसेसिंग इट विल बी परफॉर्म पर सेकेंड, मच मोर देन योर थिंक, यू कैन से दैट। सो और अगर आज के डेट में हम अगर बात करें तो गूगल का जो क्वांटम है, गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है गूगल का, अब इसका वर्किंग आप सुन करके जो है ना ये दंग रह जाओगे कि इसका वर्किंग जो है 158 मिलियन फास्टर देन अदर सुपर कंप्यूटर। सोचो अब आप, ये दिमाग खराब कर देगा। और मतलब 158 मिलियन फास्टर जो है गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, वो सुपर कंप्यूटर से 158 मिलियन फास्टर है। इसीलिए गूगल इतना काम करता है, इतना फास्ट काम करता है। तो ये सारे जो है ये सुपर कंप्यूटर के ये थे आपके डेटा। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है सुपर कंप्यूटर का, इंडियन सुपर कंप्यूटर रैंक अगर कहें बात, तो इसका रैंकिंग 63 है, रैंक है, ठीक है, 63rd रैंक इन वर्ल्ड। ये दुनिया में जो है ये 63वें स्थान पर है और अंडर 500 में, मतलब 500 जो सुपर कंप्यूटर हैं उस में ये 63rd पोजीशन पर है। अब आप सोचो कि 1 पोजीशन वाले कितने और फास्ट हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, 600 और 700 में ये तो बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करेगा, फास्ट करेगा। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि कितने प्रकार के कंप्यूटर जो हैं 2 प्रकार के बेसिकली कंप्यूटर को देखा गया, बांटा गया, फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साइज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंक्शनैलिटी में आ गया, 2 टाइप से आपको जो है बांटा गया कंप्यूटर को, किसको कौन कौन से तरीके, तो फंक्शनैलिटी के तरीके से एक बांटा गया और एक बांटा गया आपको साइज कॉस्ट और स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, सारी चीजें हम लोग जाने। और इसमें हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में भी जाने कि उसकी कॉस्टिंग क्या आती है और उसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।